लोक अदालत के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। लोक अदालत ये है टॉपिक। इससे संबंधित क्वेश्चन ज़्यादातर 3 मार्क्स 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। 11 मार्क्स में रेयर केस में पूछा जाएगा, लेकिन पूछ सकता है। मैटर काफ़ी है, इसमें मैटर की प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो क्या क्या इसमें हमें लिखना होगा, पहले वो देख लेते हैं हम लोग। प्रस्तावना, सबसे पहले अर्थ, ये दोनों कॉमन रहते हैं। फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, फिर इसका गठन तथा संगठन, अधिकारिता, शक्तियां, भूमिका या उपयोगिता, सीमाएं और लास्ट है निष्कर्ष। ये है फॉर्मेट लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। और एक क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें नहीं पूछी जाएंगी, जैसा कि पहले मालूम ही आप लोगों को बताया मैंने। 2 या 3 चीजों को मिला करके लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। अगर छोटी छोटी चीजें हैं तो 3 चीजों को मिलाएगा, बड़ी चीजें हैं तो 2 चीजों को मिला करके एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। लोक अदालतों का जो संवैधानिक पहलू है, देखो लोक अदालतों का संवैधानिक पहलू क्या है, लोक अदालतों का वैधानिक पहलू क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपको 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ये नए हैं, अभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, लेकिन आपको ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा कि संवैधानिक पहलू वैधानिक पहलू क्या होते हैं उन पर। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना है, फिर इसका अर्थ, और फिर हम इसके संवैधानिक वैधानिक पहलू आगे समझेंगे। देखिए लोक अदालतें क्या होती हैं। लोक अदालतें जो हैं परंपरागत जो न्याय पंचायतें हुआ करती थी, उनका आधुनिक तथा परिष्कृत रूप माना जाता है। यानी प्राचीन समय में लोग गांव में पंचायतों के जरिए अपने विवादों का समाधान करते थे, है ना। पंच मिल करके, पंच मतलब 5 लोग होते थे, इसलिए उनको बोलते थे पंच, है ना। तो आज एक सदस्य को ही पंच बोल देते हैं। पुराने समय में, प्राचीन समय में जो है 5 लोगों का एक समूह हुआ करता था, एक समिति हुआ करती थी, जो मिल करके न्याय प्रदान करते थे ग्रामीण क्षेत्र में। तो चूंकि उनकी संख्या 5 हुआ करती थी, इसलिए उनका नाम हो गया पंच। उनको कहते थे पंच परमेश्वर, है ना। पंच परमेश्वर उनको कहा जाता था, क्योंकि उनकी जो भूमिका होती थी बहुत बड़ी होती थी, है ना। मतलब ईश्वर जैसा उनका रोल हुआ करता था, इसलिए उनको नाम दिया जाता था पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर करके एक योजना भी चल रही है ना, पंचायतों को वित्तीय मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार की योजना है पंच परमेश्वर। ठीक है। तो पहले ये व्यवस्था थी कि गांव में न्याय पंचायतों के जरिए लोगों को न्याय प्रदान किया जाता था। तो जो लोक अदालतें हैं वो परंपरागत न्याय पंचायतों का आधुनिक एवं परिष्कृत रूप मानी जाती है। ये ऐसे स्टार्टिंग आप कर सकते हैं, है ना। लोक अदालतें परंपरागत न्याय पंचायतों का आधुनिक एवं परिष्कृत रूप मानी जाती हैं, जो वैकल्पिक विवाद समाधान की नवाचार प्रविधि और सस्ता एवं सुलभ न्याय की दिशा में क्रांतिकारी पहल। ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको बोला, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। लोक अदालतें परंपरागत न्याय पंचायतों
की आधुनिक एवं परिष्कृत रूप मानी जाती हैं, जो वैकल्पिक विवाद समाधान की नवाचार प्रविधि, जो वैकल्पिक विवाद समाधान की नवाचार प्रविधि एवं सस्ता तथा सुगम न्याय की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। सस्ता एवं सुगम या सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में क्रांतिकारी पहल है। ये आपको इंट्रोडक्शन इस तरह से लिखना है, 3-4 लाइन में इंट्रोडक्शन आ जाएगा। इसके बाद इसका मीनिंग लोक अदालतों से आशय जनता की अदालतों से है, जो एक ऐसा मंच प्रदान करती हैं जिनके द्वारा जनता के विवादों को उनकी सहमति से शीघ्र, सरलतम तथा मितव्ययी पूर्वक सुलझाने का प्रयास किया जाता है। जिनके द्वारा जनता के विवादों को उनकी सहमति से शीघ्र, सरलतम एवं मितव्ययी ढंग से सुलझाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे आपको लिखना है। कितना सिंपल तरीका है, मीनिंग सिंपल है एकदम। और 3 नंबर में अगर आपको लोक अदालत का क्वेश्चन आता है तो इसी से आपको मिल जाएगा ये आंसर। लोक अदालतें क्या हैं वो आपको इस तरह से लिखना जो मैंने अभी मीनिंग बताया, इसकी डेफिनेशन बताई। तो ये हो गया क्लियर, यहां तक प्रस्तावना भी हो गई, इसका अर्थ भी हो गया। अब हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं। देखिए, लोक अदालतों को स्टार्ट करने का सर्वप्रथम जो श्रेय है वो गुजरात राज्य को जाता है ना। गुजरात में सर्वप्रथम लोक अदालतों को प्रारंभ किया गया था। 1982 में गुजरात में सबसे पहले लोक अदालतें आयोजित की गई। तो यहां से आपको 3 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में सबसे पहले लोक अदालतों का आयोजन किस राज्य द्वारा किया गया, या पहला राज्य कौन है जिसने लोक अदालतों को प्रारंभ किया। ये प्री में भी क्वेश्चन आता है ना, प्री में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है 3 नंबर में। आई बात समझ में। लोक अदालतों को सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय गुजरात राज्य को जाता है, जबकि राष्ट्रीय लोक अदालत, पहली जो राष्ट्रीय लोक अदालत जो आयोजित हुई थी वो 1985 में हुई थी। उस समय वहां के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति PN भगवती, है ना। उनकी अध्यक्षता में भारत की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 1985 में आयोजित की गई। तो यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम लोक अदालत कहां पर, कब आयोजित की गई, किसके द्वारा, उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, तो 1985 में राष्ट्रीय स्तर की पहली लोक अदालत नई दिल्ली में आयोजित हुई, ये भी आपको बताना पड़ेगा, नई दिल्ली में आयोजित हुई। और उसकी अध्यक्षता की थी सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति PN भगवती। मैंने आप लोगों को बोला है कि न्यायाधीशों का नाम लिखने से पहले आपको न्यायमूर्ति लगाना है। राष्ट्रपति राज्यपाल का नाम लिखने से पहले आपको महामहिम लगाना है। प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री का नाम लिखना है तो माननीय लगाना है, किसी मंत्री का नाम लिखना है तो माननीय लगाना है ना। तो ये संबोधन बहुत जरूरी है, और ये इंटरव्यू भी आपको जरूरी होते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या है कि वो सिर्फ नाम पूछ लेते हैं। इंटरव्यू में क्या होता है, उन्होंने एक सिंपल नाम पूछ लिया, अब जो इंटरव्यू देने वाला वो सोचेगा कि यार ये इतना सिंपल नाम क्यों पूछे। तो उसके पीछे क्या होता है, उसके पीछे रहता है कि इसको संबोधन पता है कि नहीं, कि इसमें क्या संबोधन लगाना है, या लगा रहा है कि नहीं। कभी कभी पता तो होता है लेकिन लगाता नहीं है ना। तो आपको जो है आदत डाल लेनी है कि हमें जो है अगर किसी का नाम बोलना है तो माननीय या महामहिम न्यायमूर्ति लिखना है तो भी आपको करना है, ताकि अभी से हैबिट आ जाए, क्योंकि इंटरव्यू तो देने ही, क्योंकि इंटरव्यू के बिना सिलेक्शन तो होगा, मेंस देना है फिर इंटरव्यू देना है। तो कुछ चीजों की हैबिट अभी से हमें डाल लेनी चाहिए, ताकि उस समय आपको फिर अलग से उसकी तैयारी नहीं करना पड़े। कई स्टूडेंट जो है आते हैं, उनको हर चीज अलग से ही तैयार करना पड़ती है, क्योंकि पहले से कुछ तैयार ही नहीं रहते, है ना।
तो ये है। तो आगे बात समझ में। प्रथम राष्ट्रीय स्तर पर लोक अदालत 1985 में नई दिल्ली में आयोजित की गई और 150 मामले उस समय सुलझाए गए थे। पीएन भगवती उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अभी क्या है, ये कर दिया गया है कि राष्ट्रीय जो लोक अदालतें हैं वो एक साल में कम से कम 4 आयोजित होना जरूरी कर दिया गया है। मतलब इससे ज्यादा कितनी भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम 4 राष्ट्रीय स्तर की लोक अदालतें होना जरूरी है। राज्य स्तर की अलग होती हैं, फिर जिला स्तर की अलग होती हैं, अलग अलग स्तर पर लोक अदालतें आयोजित होती हैं। हम आगे इसका पश्चोपान पढ़ेंगे, लेकिन 4 ये फिक्स कर दी गई कि भाई 4 तो कम से कम आयोजित होना पड़ेंगे। और ये कब होंगी, तो प्रत्येक महीने दूसरा जो सैटरडे होता है, प्रत्येक मंथ का सेकेंड जो सैटरडे होता है उसमें इसका आयोजन डिसाइड किया गया है कि आयोजन किया जाए। ठीक है, तो ये है इस तरीके से। और अभी 2012 में एक अमेंडमेंट हुआ है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, इसमें 2012 में अमेंडमेंट करके ये कर दिया गया है कि जो भी सार्वजनिक संबंधी मामले हैं, सार्वजनिक सेवा संबंधी मामले हैं, उन पर विचार करने के लिए, उन पर सुनवाई करने के लिए स्थायी लोक अदालतें आयोजित की जाएं। पहले अस्थायी हुआ करती थी, अब स्थायी भी होंगे। स्थायी अस्थायी दोनों भी हैं ना, दोनों प्रकार की लोक अदालतें चल रही हैं, स्थायी भी अस्थायी हैं। तो अब स्थायी लोक अदालतें गठित की गई हैं 2012 से। ठीक है, इसमें आपके नोट्स में स्थायी लोक अदालतों का भी अलग से टॉपिक होगा मेरे ख्याल से। स्थायी लोक अदालत का भी होगा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण भी होगा, नालसा करके, वो भी एक अलग से टॉपिक होगा, 5 नंबर के हिसाब से होगा, तो उसको अच्छे से देख लेना है। नालसा का भी क्वेश्चन अलग से पूछ सकते हैं। तो ये तो होगी बात ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। अब हम बात कर रहे हैं इनका गठन कैसे होता है, किसके तहत होता है, कौन सा अधिनियम है, कौन सा संवैधानिक प्रावधान है ना, कैसे होता है। तो देखिए, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था कि लोक अदालतों का संवैधानिक पहलू क्या है और लोक अदालतों का वैधानिक पहलू क्या है। ये 3 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इस क्वेश्चन को समझने में ही बच्चों को प्रॉब्लम आएगी कि ये क्या पूछना चाह रहा है ये क्वेश्चन। संवैधानिक पहलू का मतलब यहाँ है कि लोक अदालतों के संबंध में संविधान में क्या मेंशन किया गया है। तो आर्टिकल 39 जो ए है, आर्टिकल 39A में कहीं ना कहीं जो है लोक अदालतों का इनडायरेक्ट जिक्र है। हालांकि लोक अदालतों का संविधान में कहीं भी क्लियर मेंशन नहीं है, कहीं भी वर्ड ही मेंशन नहीं किया गया, लेकिन इसका भाव कहीं ना कहीं वहां पर निहित है आर्टिकल 39A में। आर्टिकल 39A में क्या है, इसमें लिखा है सभी को समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। ये बात आर्टिकल 39A में कही गई, जो 42nd अमेंडमेंट के तहत को ऐड किया गया है। मूल संविधान में आर्टिकल नहीं था, डीपीएसपी के अंतर्गत इसको 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत को ऐड किया गया है। इसमें कहा गया है कि सभी को समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसके लिए ही लोक अदालतें गठित की जाती हैं। सभी जो नागरिक हैं उनको समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए ही तो लोक अदालतें गठित हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो है लोक अदालतों का भाव यहाँ पर निहित है। ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोक अदालतों का भाव संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है, तो आर्टिकल 39A है। इसके अलावा इससे जुड़ा हुआ एक और आर्टिकल आता है, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में सभी को विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण प्रदान करने की बात कही गई है, तो वो भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ मैटर है। तो इन दोनों आर्टिकल्स का हमें उल्लेख करना है अगर क्वेश्चन आता है कि लोक अदालतों का संवैधानिक पहलू बताइए, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट। ठीक है, तो आर्टिकल 39A जिसमें क्या कहा गया है, सभी को समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। आर्टिकल 14 सभी को विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण प्रदान करना। बस हो गई बात, ये हो गया संवैधानिक पहलू। अब हम बात कर रहे हैं लोक अदालतों का वैधानिक पहलू क्या है। लोक अदालतों का वैधानिक पहलू है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987।
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, इसके तहत जो है लोक अदालतों का गठन किया जाता है। आपको ये क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है 3 नंबर में अलग से कि लोक अदालतों का गठन किसके तहत होता है, लोक अदालतों का गठन किसके तहत होता है, किस अधिनियम के तहत होता है। तो आप क्या बताएंगे, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लोक अदालतों का गठन किया जाता है। अलग अलग स्तर पर होता है ना। केंद्र स्तर यानी राष्ट्रीय स्तर की लोक अदालतें होती हैं, तो उसके लिए कौन अभिकरण अधिकृत है, तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो संगठन है, राष्ट्रीय स्तर पर जो इस तरह का संगठन काम कर रहा है उसको बोलते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, और वो इस अधिनियम के तहत गठित हुआ है। तो राष्ट्रीय स्तर की लोक अदालतों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो नालसा के द्वारा किया जाता है, जिसका नाम है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, है ना। अभी हमने बात की ना कि राष्ट्रीय स्तर की लोक अदालतें एक साल में कम से कम 4 होंगी। तो वो जो लोक अदालतें हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कौन आयोजित करेगा, उसके लिए कौन अधिकृत बॉडी है, नालसा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक है, जिसका गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत हुआ है। इसी तरीके से राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, जिले स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, तालुका स्तर पर तहसील जो है वहां पर तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण होता है। तो ये अपने अपने स्तर पर जो है लोक अदालतों का गठन करते हैं, उनका आयोजन करते हैं, ठीक है।